नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राहुल गांधी के बयान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आड़ो हाथों लिया है। दरअसल राहुल गांधी एक कार्यक्रम में मायावती को लेकर बयान देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई से मायावती डरी हुई है, इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खुला रास्ता दे दिया। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि मायावती अब दलितों की आवाज को नहीं उठाना चाहती है। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी बीएसपी पर कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे और वो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घिनौने हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी का यह कहना है कि मैंने गठबंधन पर जवाब नहीं दिया, ये बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। दलित वाले मुद्दे पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साथ ही दलितों के मदों का सरकारी पैसा दूसरे मदों पर खर्च कर दिया। साथ ही आरक्षण समेत दूसरी सुविधाओं का लाभ भी नहीं दिया। तो पहले राहुल गांधी ने मायावती को लेकर, बीएसपी को लेकर अपनी बात रखी और उसके बाद अब उस पर पलटवार मायावती की ओर से भी किया गया है। तो पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा था। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। तो आपने सुना राहुल गांधी का बयान। अब राहुल के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया था।
तो आपने सुना मायावती ने राहुल गांधी की बात पर अपना जवाब दिया। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ उनसे चर्चा आगे करेंगे। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता है राघवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है मलिक जावेद अंसारी साहब, आपका स्वागत है। और साथ दलित चिंतक हैं प्रोफेसर रविकांत, आपका स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले अंसारी साहब आपके साथ में कर रहा हूं। सब कुछ निपट गया, चुनाव हो गया, मतगणना हो गई, सरकार का गठन हो गया। हार की बात पर एक बार भी राहुल गांधी ने अपना जवाब नहीं दिया, मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं बोले। अब अचानक से आकर कहते हैं कि बीएसपी को हमने अलायंस का ऑफर दिया था। क्या मतलब है सर इस बात का, अंसारी साहब? वो एक किताब के विमोचन में गए थे और वो किताब का नाम जो था वो दलित ट्रुथ था, तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो चीजें बता रहे थे। तो उसमें ये भी कहा गया, जो राहुल जी ने कहा कि काशीराम जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने दलितों की आवाज उत्तर प्रदेश में उठाई, लेकिन उससे हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आज मायावती जी राजनीति इस तरीके से कर रही हैं कि वो दलितों की आवाज उठाने में विफल हुई हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि इस बार इस चुनाव में मायावती जी के जो टिकट है वो भाजपा वालों ने बांटे हैं। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि मायावती जी ने सरेंडर कर दिया है। वो बिल्कुल सही बात है कि वो डर गई हैं केंद्र की जांच एजेंसियों से, वो डर गई हैं कि जो केंद्र की सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई ना कर दे। इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उत्तर प्रदेश को भाजपा को समर्पित कर दिया, गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। पराग जी, आपको लग रहा है कि अगर मायावती लड़ाई लड़ती तो कुछ हो सकता था बीएसपी का, और अगर कांग्रेस के साथ मिलकर बीएसपी लड़ती तो आप लोग कुछ कमाल कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आज उस स्पीच में राहुल जी ने यह भी कहा कि संविधान तब तक कामयाब है जब तक हमारे इंस्टीट्यूशन मजबूत है। आज हमारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहे हैं, इसलिए हमारे संविधान की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो जब तक इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे तो संविधान मजबूत नहीं होगा। तो उनके कहने का मतलब यह था कि आज संविधान के अनुसार कोई काम देश में नहीं हो रहा, तो उसकी चोट, अगर संविधान कमजोर हो रहा है तो उसकी चोट गरीब पे पड़ रही है, दलित पे पड़ रही है, माइनॉरिटी पे पड़ रही है, बेरोजगारों पे पड़ रही है, छोटे किसानों पे पड़ रही है, दुकानदारों पे पड़ रही है। तो जितना भी गरीब तबका है उस पर यह चोट पड़ रही है। तो संविधान को मजबूत हो बचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये उनका कहने का तात्पर्य था। ठीक है प्रोफेसर रविकांत, आपसे सर मैं समझना चाह रहा हूं, क्या मायावती डर गई हैं? मायावती ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई, इन सब का डर है मायावती को, और इसलिए उन्होंने बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया। देखिए, चुनाव के समय खासकर जब मैं भी इन सब चीजों को देख रहा था और विश्लेषण कर रहा था जी, तो मैंने इस चीज को देखा कि मायावती ने बहुत रणनीति के तहत ज्यादातर सीटों पर ओबीसी की महत्वपूर्ण जातियों के कैंडिडेट उतारे थे। उनके मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे। लेकिन उस पूरे चुनाव में एक तो चुनाव आयोग की जो अपनी शर्तें और नियम थे उसके अनुसार भी, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उस सख्ती को थोड़ा कम किया उसके बाद भी मायावती जिस तरह से कैंपेन करती रही हैं अपने पिछले चुनाव में, उस तरह से भी नहीं निकली। वो आमतौर पर जिलों में पहुंचती थी, बड़ी भीड़ आती थी और वो अपनी बात करती थी। लेकिन इस बार वो ये भी करती नहीं दिखी। जब रिजल्ट आया तो वो तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। केवल एक सीट उनको मिली है और वो भी रसड़ा सीट है, वो अपने दम पर उन्होंने जीती है। लेकिन ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं 403 में से, और दोनों सीटें भी इसी तरह से मानी जाती हैं कि वो व्यक्तिगत जीत ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी की जीत कम है। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। उसके पीछे की जो मूल वजह है कि इस चुनाव को 2 ध्रुवीय बनाया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कायम हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मायावती जिस तरह से चुनाव लड़ती रही हैं, इस बार उन्होंने चुनाव उस तरह से नहीं लड़ा है। और राहुल गांधी की इस बात से मैं सहमत हूँ। वो बात अलग है कि वो गठबंधन करना चाहते थे, क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम। मायावती के इनएक्टिव होने का कारण प्रोफेसर साहब आप क्या समझ रहे हैं? और जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि अब दलितों की चिंता मायावती नहीं कर रही हैं, जिनका वोट बैंक उन्होंने लिया, सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश के ऊपर उन्होंने राज किया, मुख्यमंत्री बने, जिन दलितों का प्यार मायावती को मिला, अब उनकी आवाज उठाने मायावती नहीं आई। इस बात में भी आधी सच्चाई तो है ही। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव है उन पर।
या वो कंप्रोमाइज कर रही हैं। क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके भाई पर, उनके भतीजे पर, तो देखिए बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी थी जी। मायावती ने खास करके कांशीराम साहब के निर्वाण के बाद 2006 के बाद साथ में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज किया। वो बहुजन से सर्वजन की राजनीति पर आई, वो सफलता भी मिली उनको। लेकिन उसके बाद आप देखिए उन्होंने बामसेफ को खत्म कर दिया, उन्होंने कैडराइजेशन खत्म कर दिया, और जो तमाम नेता थे विभिन्न जातियों के वो कुछ पार्टी से बाहर चले गए, कुछ को उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। तो वो और सतीश मिश्रा 2 नेता बचे हुए थे। आप कैसे ये कह सकते हैं कि 2 नेताओं के बलबूते कोई पार्टी सर्वाइव कर सकती है? और मायावती को इसकी कोई फिक्र भी नहीं थी, उन्होंने नेताओं को बनाने की भी कोशिश नहीं की। इधर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सीमा कुशवाहा जरूर आई, लेकिन आप महीने भर पहले किसी को लेकर के आते हैं तो वो कितना कमाल कर सकता है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कि मायावती ने पार्टी के बागडोर इस समय अपने भतीजे को दे दी है। जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि वो परिवारवादी हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि जो दलितों के सशक्तिकरण के लिए जो पार्टी कभी लड़ा करती थी, खुद मायावती ने लंबा संघर्ष किया और उनके योगदान को कोई कतई नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों का बहुत सशक्तिकरण किया, उन्होंने बहुजन की राजनीति पर, बहुजन के नायकों के और उनके प्रतीकों पर बहुत काम किया। लेकिन आगे चल करके, खास करके जब जो उनके पूर्ण बहुमत से जब उन्होंने सरकार बनाई है, उस समय से लेकर के आप देखिए तो मायावती ने एक तरह से कंप्रोमाइज करना शुरू किया, संघर्ष करना बंद कर दिया, दलितों के बीच में जाना बंद कर दिया। और पिछले 5 साल को अगर आप देख लें उत्तर प्रदेश में, तो हाथरस से लेकर के वो आगरा तक तमाम दलितों के उत्पन्न की घटनाएं हुई, उन्होंने केवल ट्वीट भर किया है और उसमें भी सरकार को घेरने के बजाय वो कांग्रेस पार्टी और सपा को घेरती हुई नजर आई है। इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में है या कंप्रोमाइज कर रही है। ठीक है, चलिए राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी ने काटने हैं क्या सर टिकट? इस बार बीएसपी के नेताओं के टिकट बांटे बीजेपी ने। क्या बीजेपी तय कर रही थी कि बीएसपी का कौन सा कैंडिडेट किस सीट पर लड़ेगा? अभी अंसारी साहब कह रहे थे आपका रास्ता साफ कर दिया बीएसपी ने, फायदा पहुंचाया क्या बीजेपी को? नहीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के खिलाफ टिकट क्यों नहीं दी थी? क्या शिवपाल और अखिलेश को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी? मेरा सीधा आरोप है। क्या अंदर अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं था क्या? तो दिखाई पड़ रहा था। देखिए, ये बात कौन कह रहा है? ये तो राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर कोई गंभीरता से नहीं लेता है, तो दूसरा क्या गंभीरता से लेगा? कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, उसमें अंदरूनी स्थिति सुधारिए, कांग्रेस पार्टी में नवीनीकरण लाइए, अध्यक्ष बदलिए, इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। G23 में से G50 लगभग रह गया है, आधे से ज्यादा दूसरे दलों में चले गए हैं। सब कांग्रेस को अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए, दूसरे दलों की कम करनी चाहिए। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 33 सालों से नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी से कह रही है हमसे समझौता कर लीजिए, मैं सरकार बनवा दूंगा, आप मुख्यमंत्री बनिए। मैं मायावती की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी अगर अदना सा भी कार्यकर्ता होगा, वो जानता होगा कांग्रेस की क्या उत्तर प्रदेश में दशा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझसे समझौता कर लीजिए, सरकार मैं नहीं बनाऊंगा। क्या कांग्रेस की सरकार आने जा रही थी क्या? कि क्या दुर्गति हुई है? 97% सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है, मात्र 1 सीट। लेकिन राघवेंद्र जी, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगाते रहे बाकी विरोधी नेता कि ना तो आप मायावती के खिलाफ कुछ बोलते, ना मायावती बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती रही, ट्वीट वो करती रही, ग्राउंड पर उतरी नहीं, लेकिन सपा कांग्रेस को ही घेरती रही? देखिए, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी टिकटें खुद बांटी हैं और मायावती ने यथासंभव अपना प्रचार भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 साल या 3 साल जो सरकार चलाई है, उसके आधार पे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों ने अपने किस प्रकार से सुशासन के एजेंडे पर काम किया, वो बातें पहुंचा रहे थे। किस प्रकार से विकास किया, वो बातें पहुंचा रहे थे। कोरोना काल में किस तरीके से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, वो बातें पहुंचा रहे थे। गरीबों को हम लोग किस तरीके से मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, ये बातें पहुंचा रहे थे। मकान दिया, शौचालय दिए, 5 लाख तक का बीमा, इस तरह की बातें, जितने भी विकास की योजनाएं थी, जितने भी सुशासन की योजनाएं थी, वो हम लोग पहुंचा रहे थे। हम लोग किसी की निगेटिव कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी विचारधारा, हमारे जो काम किए हुए बातें पसंद आई, हमको वोट किया। ठीक है, अंसारी साहब हंस रहे हैं आपकी बात पर, बताइए अंसारी साहब, हंसी का कारण क्या है आपकी?
देख लिया, आज भी मायावती जी ने हमारे खिलाफ ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कभी उनको इनकी महंगाई नहीं दिख रही है, 1000 का सिलेंडर हो गया अरे है, राहुल गांधी पेट्रोल बयान नहीं दे रहे दिख हैं तो रहा है। सर आपकी पार्टी के खिलाफ ही बोलेंगी ना, वो पलटवार तो करेंगे। ठीक है, पलटवार करेंगे, ठीक है, उसका स्वागत है। लेकिन आपने देखा इलेक्शन के बाद भी कोई किसी तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? उन्होंने चुनाव से पहले कहा था हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं प्रचार करने में कम कर रहे हैं। लेकिन जब एडीआर की रिपोर्ट आई तो पता लगा भाजपा के बाद सबसे अमीर पार्टी देश में बीएसपी थी। तो उनका जब पोल खुली तो उन्होंने थोड़ा प्रचार शुरू किया। लेकिन ये बात से बौखला जाते हैं भाजपा वाले जब भी कहते हैं कि भाजपा ने बीएसपी के टिकट बांटे। लेकिन राघवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि हम अपनी पार्टी की चिंता करें। बिल्कुल हम अपनी पार्टी की चिंता करेंगे, लेकिन आपसे शिवपाल के खिलाफ प्रश्न क्यों नहीं उतारेंगे, बताइएगा जरूर। राघवेंद्र आप जी ये बात आपसे जरूर निवेदन बताइएगा, है, अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? क्या इंटरनल समझौता नहीं था आपका? बताइए इस बात को। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। नहीं, देश की आपकी तो कोई अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं करता, करिए। आपको तो कोई गंभीरता ही तो नहीं लेता है। आप बहुत चिंता करते हो, आप जावेद बहुत जी, चिंता आपकी करते हो। चिंता भी नहीं करते। प्रधानमंत्री आप जी हर बात अपनी में कांग्रेस का ही नाम लेते गंभीरता से नहीं हैं। लेती है। आज भी देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े-बड़े अगर नेता गंभीर माथा नहीं पकड़े होती तो बैठे हैं। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल क्यों करती? गांधी जी, अच्छा आप चलिए ठीक हमें है, आरोप लगाते चलिए हो। ठीक है, एक एक करके अपनी बात को रखते हैं। अंसारी साहब एक सवाल और मेरा, ठीक है चले अंसारी साहब, ठीक है अंसारी साहब, ठीक है राघवेंद्र जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। राघवेंद्र जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। सिंह साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए, सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, आऊंगा। अंसारी साहब एक सवाल और है मेरा, ये जो ऑफर दिया था राहुल गांधी ने, बता रहे हैं कि हमने मैसेज किया, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, उन्होंने यानी मायावती ने, तो ये कब दिया था ऑफर राहुल गांधी ने? जाहिर सी बात है चुनाव से पहले ही दिया होगा। सर कब दिया था वही तो पूछ रहा हूं ना, चुनाव से पहले कब, कितने समय चुनाव से पहले? एंड टाइम होगा ना, एंड मौके पर दिया था, पहले दिया था, कब दिया था? कोई भी चुनाव से पहले दिया था, वो कोई सी भी डेट हो सकती है, सारी चीजें। अंसारी साहब मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ अलायंस हम नहीं करेंगे। आपके नेता यही कह रहे थे ना। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने अलायंस की पेशकश की थी लेकिन मायावती ने ठुकरा दिया। तो राहुल गांधी को हम सही माने या प्रियंका गांधी को हम सही माने? कुछ इंटरनल चीजें होती हैं जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ पब्लिक हो जाती हैं तो उस पे कुछ बातें नहीं कही अंसारी जाती साहब हैं। मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी पूछने पर, मीडिया के पूछने पर ये कह रही हैं कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी के साथ अलायंस की जरूरत पड़ती है तब का तब सोचा जाएगा। तो क्या उससे पहले ये कोई इंटरनल मसला कांग्रेस पार्टी का नहीं था? और अगर आप इसे इंटरनल मसला बता रहे हैं तो राहुल गांधी अब क्यों बता रहे हैं? इसको पहले भी कह सकते थे कि हमने बीएसपी के साथ अलायंस की पेशकश की है। ठीक है, ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कश्मीर में पीडीपी के खिलाफ लड़ रही थी भाजपा, वहां पे फिर गठबंधन में सरकार चलाई। सर मुझे बताइए, प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, डंके की चोट पर कह रही थी, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने अलायंस की पेशकश की थी बीएसपी के सामने। अब बताइए ना सर, झूठ कौन बोल रहा है? प्रियंका झूठ बोल रही थी या राहुल जी झूठ बोल रहे हैं? पहले भी होता है राजनीति में, चुनाव से पहले भी गठबंधन होता है, बाद में भी गठबंधन होता है। सर होता है, मैं कम मना कर रहा हूं, लेकिन वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर चुनाव से पहले पेशकश की थी बीएसपी के सामने आपने, तो प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बोला? प्रियंका गांधी क्यों कहती रही कि हम तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है? तो अकेले दम पे ही चुनाव लड़ा है हमने। पेशकश तो की होगी लेकिन अकेले दम पे ही लड़ा है ना हमने चुनाव, चाहे परिणाम कुछ भी आया हो। तो प्रियंका गांधी क्यों कहती रही कि हमें किसी की जरूरत नहीं है? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पेशकश की थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी। तो यही तो मैं कह रहा हूं, हमने अकेले लड़ा ना। जब हमें चलिए ठीक है, लगता है आप या तो सवाल नहीं समझ पा रहे या जवाब को गोलमोल दे रहे हैं। रविकांत जी आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने खूब कैंपेन किया, चुनाव भर वो ये कहती रही कि हम सरकार बनाएंगे, हम अच्छी योजनाओं को लेकर आएंगे और हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब इन सारी बातों का औचित्य क्या है राहुल गांधी ने जो कहा? देखिए निश्चित रूप से इस समय तो कोई मतलब है नहीं उन बातों का, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा उस बात में एक रणनीति है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज भी भले ही मायावती को व्यक्तिगत तौर पर कोई दलित पसंद न करे, लेकिन जब ये बात आती है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है तो उसमें एक उत्साह पैदा होता है। राहुल गांधी ये कह करके दलितों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहते हैं कि भाई हम तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे जी। अगर हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाते। तो ये वो श्रेय लेना चाहते हैं और दलितों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसका फायदा भी मिलेगा राहुल गांधी को, क्योंकि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी खत्म हो रही है और दलित राजनीति का जो वैक्यूम हो रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में अगर गंभीर है
और ईमानदारी से दलितों को जोड़ने का प्रयास करती है, तो पिछला इतिहास चूंकि कांग्रेस के साथ रहा है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये उसका गठजोड़ होता था, और आज यूपी में कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई पुख्ता जनाधार नहीं है, और अगर वो इस पर काम करते हैं तो जाहिर तौर पर दलित उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा और इसका फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इस बार क्या बीजेपी को मिला? हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी को, देखिए दलित वोट में नॉन जाटव जो दलित है वो तो उनको मिला ही। इस बार बीजेपी को जो बड़ा फायदा हुआ है वो है कि जाटव वोट में उन्होंने सेंधमारी की है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। चूंकि मायावती को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। एक तो ये था जिसको समाजवादी पार्टी ने भी किया कि वो बीजेपी के साथ मिल गई हैं। दूसरा, मायावती ने भी लगातार इसी तरह के संकेतों को आगे बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, कभी पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया कि हमें बीजेपी के साथ जोड़ने की बदनामी की जा रही है। तो इस वजह से भी लोगों को लगा कि अगर मायावती बीजेपी के साथ जा रही है तो फिर हमें या तो ये है कि हमें जाने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, जब नेता ही हमारा चला जा रहा है तो हमको जाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये भी भावना हो सकती है। दूसरा, निश्चित रूप से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने डोर टू डोर जाकर के प्रचार किया और वो कामयाब हुए इस मामले में कि देखिए 5 किलो राशन मिल रहा है और नेता सारे बिक जा रहे हैं, तो फिर भाई आपको भी बिकने में क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समय कम है, इसलिए कि फाइनल कमेंट में राघवेंद्र जी और अंसारी साहब चलूंगा। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी की दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश क्या बीजेपी की आफत साबित होगी? देखिए, राहुल गांधी को कौन गंभीरता से लेता है, उत्तर प्रदेश और देश में उनकी क्या गति है। अंसारी साहब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, समय कम है इसलिए बहुत छोटा कमेंट होगा। इनकी क्या दशा है उत्तर राघवेंद्र जी, जल्दी कोई से। तो गंभीरता से लेता नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ाने आई, पूरा आप लोगों ने भी प्रचारित किया उत्तर प्रदेश आएंगी तो ये करेंगी तो वो करेंगी। लोकसभा चुनाव में भी आई थी, मैं वो बात नहीं कि अभी जो विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया क्या गति हुई, उसके बाद कार्रवाई किसके ऊपर की गई, बेचारे लल्लू सिंह के ऊपर। ठीक है, कांग्रेस पार्टी अभी अपने आप में खुद गंभीर नहीं है, तो इसको जनता और कांग्रेस की पार्टी के बड़े नेता गंभीरता से क्यों लेंगे? चलिए ठीक है, अंसारी साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कह रही है मायावती और कह रही है कि ये जातिवादी सोच है कांग्रेस पार्टी की। छोटा कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से कोई लेता है तो भाजपा लेती है, और भाजपा को देश की अर्थव्यवस्था को गंभीरता से लेना चाहिए, वरना श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में आने वाले कुछ सालों में होने वाले हैं। बिना तर्कों के, बिना साक्ष्यों के। चलिए शुक्रिया, आज समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राघवेंद्र सिंह जी आपका, मलिक जावेद अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर रविकांत जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राहुल गांधी की इस बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्या ये सेंधमारी की कोशिश दलित वोट बैंक में है जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला, और क्या मायावती के ऊपर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि वो डर गई हैं, वो झुक गई हैं, उन्होंने बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया है, इसमें कितना दम है और कितना कामयाब राहुल गांधी अपनी इस कोशिश में हो पाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अब सबकी निगाहें 2024 पर भी टिकी हुई हैं। नमस्कार।